Today we will discuss about the placenta. So let's start. In this picture you can see the placenta. Okay. So this is the placenta. Okay. This pink color border is the यूट्रस और गर्भाशय. ठीक है, इसका नाम है गर्भाशय. अब पिक्चर देखने से पता चल रहा है कि पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं. प्लासेंटा का वेट कितना होता है. ठीक है, प्लासेंटा का वेट होता है 500 ग्राम. ठीक है, इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, वो होती है 15 to 20 सेंटीमीटर. और प्लासेंटा बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है. आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, बीच में से मोटा होता है और किनारों पे से पतला है. बीच में से इसकी जो मोटाई है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर. ओके. अब प्लासेंटा में आती हैं दो लेयर. एक होती है, एक साइड जो होता है प्लासेंटा का वो जुड़ता है मदर से, एक साइड जुड़ता है प्लासेंटा का बेबी से. ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट एक पिक्चर में दिखाऊंगी. एक साइड है ये जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड निकली रहती है ये. ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकल के जा रही है. ये इसका एक है, इसको हम बोलते हैं फीटल सरफेस. दूसरा इसी के अपोजिट साइड में जो जगह गर्भाशय से जुड़ी रहती है वो इस तरह की दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं मैटरनल सरफेस. ठीक है, तो मैटरनल सरफेस इस तरह का दिखाई देता है और फीटल सरफेस ऐसा दिखाई देता है. फीटल सरफेस पे जुड़ी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड और मैटरनल सरफेस पे ऐसे मिलते हैं ये गोल गोल कॉर्टिलेडन्स. ठीक है, ये नंबर्स में ये अराउंड 20 होते हैं. ठीक है, तो ये है मैटरनल सरफेस और दूसरा है फीटल सरफेस जिससे लगी अटैच होती है अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, तो दो सरफेस होते हैं, एक होता है फीटल सरफेस, एक होता है मैटरनल सरफेस. अब बात करते हैं इसकी लेयर्स की. इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एमनियोन, एक होती है कोरियोन. तो वापस एक बार उस पिक्चर में जाएंगे. सीन दिस, क्या होता है कि प्लासेंटा से दो लेयर निकलती हैं इस तरह से, पूरा यूट्रस घेर के पूरे यूट्रस से लगी रहती है. ये लेयर है कोरियोन. इस कोरियोन से अटैच, जस्ट अटैच एक और लेयर आती है, उसका नाम होता है एमनियोन. ठीक है, इस तरह से. तो दो मेम्ब्रेन होती हैं, पतली झिल्ली होती है जिसका नाम होता है एमनियोन एंड कोरियोन. ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है ये है एमनियोन और जो रेड कलर में है दैट इज कोरियोन. ओके, तो दो लेयर्स हो गई हैं, दो सरफेस हो गए हैं. सरफेस में दो कौन कौन से सरफेस हैं, एक है फीटल सरफेस जिसकी तरफ जो फीटल से अटैच रहता है, फीटस से अटैच रहता है यानी बच्चे से अटैच रहता है. एक होता है मैटरनल सरफेस जो कि मदर से अटैच रहता है, यानी मदर से कौन सा सरफेस अटैच है, ये वाला सरफेस मदर से अटैच है और फीटस से अटैच है ये वाला सरफेस. ठीक है, इस सरफेस को हम मैटरनल सरफेस बोलते हैं. जो बच्चे से अटैच रहता है जहाँ पर कोड होती है उस सरफेस को, यानी इस सरफेस को हम बोलते हैं फीटल सरफेस. दो लेयर होती हैं, एक होती है एमनियोन, एक होती है कोरियोन. ठीक है, अब ये एमनियोन और कोरियोन जिस तरह से मैंने पिक्चर में बनाई है बिल्कुल इस तरह से होती हैं और ये एमनियोन कोरियोन साथ में मिलकर बनाती हैं एमनियोटिक सैक या फीटल सैक. तो इसके बीच का ये जो पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक सैक. ठीक है, ये पूरा खाली एरिया जिसमें कि फीटस होता है ये है हमारा एमनियोटिक सैक या फीटल सैक. ओके, इसका नाम क्या है, फीटल सैक. इस फीटल सैक में क्या होता है, जैसे मैंने ये येलो येलो फिल कर दिया है इस तरह से इसमें फिल रहता है एमनियोटिक फ्लूइड. इस तरह से एक फ्लूइड भरा रहता है. ठीक है, जिसमें 99% वाटर होता है. इस तरह से एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड.
ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड किस में रहता है? ये एमनियोटिक सैक में, जिसमें कि बच्चा फ्रीली रहता है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो करीबन होता है 800 to 1000 ml। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 1500 ml से ज़्यादा हो जाता है, हम उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोज। अगर ये 300 से कम होता है तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोज। ठीक है। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अभी हम चलते हैं आपके थ्योरेटिकल पोर्शन पे। फीटल सैक। फीटल सैक क्या होता है? झिल्ली से बना होता है। मैंने आपको बताया कि फीटल सैक जो होता है वो गर्भकोश यानी झिल्ली से बना होता है। बाहरी झिल्ली को हम कोरियोन कहते हैं। यह कैप्सुलार डेसिडुआ यानी जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसके नीचे स्थित होती है और गर्भाशयिक भित्ति के साथ चिपकी रहती है। अंदर की झिल्ली को हम एमनियोन कहते हैं। उसमें क्या रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। जब यह खंडित होती है, जब तक यह अखंडित रहता है, गर्भस्थ कोश यानी फीटल सैक गर्भ को आरोही जीवाणु संक्रमण से बचाता है। ठीक है। फिर है कोरियोन, जो कि उसकी लेयर है। यह ट्रोफोप्लास्ट से बनती है। ये एक मोटी अपारदर्शी मुरमुरी झिल्ली है। यह कोरियोन प्लेट जो प्लेसेंटा का आधार बनाती है। ठीक है। इसके अलावा है एमनियोन। एमनियोन क्या है? वो आंतरिक सेल मास से उत्पन्न होती है। चिकनी दृढ़ धुंधली झिल्ली होती है। यह भ्रूण के चारों ओर आवृत रहती है एवं एमनियोटिक उल्व द्रव इसके अंदर भरा रहता है। मैंने आपको दिखाया जो एमनियोटिक लेयर है उसके अंदर क्या द्रव भरा रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड या उल्व द्रव उसके अंदर भरा रहता है। ठीक है। जब प्रेगनेंसी 12 सप्ताह की होती है तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कितना होता है? 50 ml। जब 20 सप्ताह में उसमें अमाउंट होता है 400 ml। 36 to 38 सप्ताह में उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट होता है 400 to 800 ml तक। इस उल द्रव को लेकर एमनी भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनदर नेम क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? लिकर एमनियाई। यहाँ पर कोई भी रक्त या नस नहीं होती है। ठीक है। तो ये था फीटल सैक, उसकी एमनियोन एंड प्लेसेंटा की एमनियोन एंड कोरियोन। नेक्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूइड या लिकर एमनियाई। तो यह हल्का पीला और स्वच्छ द्रव है, चारों ओर से घेरे रहता है, एमनियोटिक कोस्ट में रहता है। इसका कार्य क्या होता है? जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका फंक्शन क्या होता है? गर्भाशय में बढ़ रहे बच्चे को गति देने में, जिससे हड्डी में उचित वृद्धि हो सके, ये इसका फंक्शन है। फेफड़ों में समुचित विकास के लिए, बच्चों के चारों ओर आपेक्षिक स्थिरतामान बनाए रखने में सहायक होता है। ओके। नेक्स्ट, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 1500 ml से अधिक है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमनियोज यानी ज़्यादा हो गया है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम यानी 300 ml से कम हो गया है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोज या न्यून उल्बता। फिर है उल्वीय द्रव। इसमें क्या क्या होता है? 99% पानी होता है और 1% ठोस होता है। उसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, गर्भ की उपापचय की अपशिष्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, वसाएं, हार्मोन, खनिज लवण, गर्भ व उल्व झिल्ली द्वारा उपकला कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यह द्रव जो है साफ कलर का होता है, लेकिन संकट की स्थिति में कभी कभी क्या होता है? बच्चा अंदर ही मेकोनियम पास कर देता है। मेकोनियम क्या है? जो सबसे पहला बच्चा स्टूल पास करता है उसका हम बोलते हैं मेकोनियम। तो संकट के समय पर कभी कभी बच्चा अंदर ही मेकोनियम को पास कर देता है, जिसकी वजह से मेकोनियम पास करने की वजह से अगर हम देखते हैं कि वैसे तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है? ये साफ कलर का होता है। ठीक है। या हल्का पीला कलर का होता है। अगर हम देख रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन कलर का आ रहा है या वो हरे रंग का दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने अंदर ही मेकोनियम कर दिया है। प्रसव के समय अगर शिशु मेकोनियम स्टेन द्रव को पी लेता है, अगर प्रसव के टाइम पे, लेबर के टाइम पे अगर वो मेकोनियम स्टेन द्रव को पी लेता है तो उससे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा होता है एमनियोटिक द्रव सूचकांक, मतलब AFI। AFI की फुल फॉर्म है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। गर्भवती पर गर्भाशय का एमनियोटिक द्रव अल्ट्रासाउंड के द्वारा सूचकांक भ्रूण गणना करता है।
AFI देखने के लिए डॉक्टर गर्भाशय को चारों वृत्त का चतुर्थ भाग एक तकनीक का उपयोग करता है जिसमें तरल पदार्थ की प्रत्येक जेब में ऊर्ध्वाधर लंबाई प्रत्येक चक्र में मापी जाती है। तो इसमें क्या करता है, जो डॉक्टर हैं वो गर्भाशय को एक चार वृत्त का चतुर्भाग में बांट लेते हैं और उसमें प्रत्येक तरल पदार्थ में उस गर्भ की एक तकनीक के द्वारा उसकी लंबाई देखते हैं। तो जैसे ये गर्भाशय है, इस तरह से चार क्वाड्रेंट में उसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसकी ऊर्ध्वाधर लंबाई प्रत्येक चक्र में नापी जाती है। ओके, अगर वो लंबाई 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है तो सामान्य है। एमनियोटिक फ्लूइड जो इंडेक्स है वो सामान्य है। अगर जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर से कम है तो यानी उसको कौन सी कंडीशन है, ओलिगोहाइड्रोमियोज, यानी उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है। दूसरा, अगर 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो उसे अति उल्टा और पोलीहाइड्रोमियोज कहते हैं। पोलीहाइड्रोमियोज यानी उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 1500 ml से ज़्यादा है। ओके, दिस इज अबाउट दी एमनियोटिक फ्लूइड और लिकर एमनियाई। लिकर एमनियाई यानी 1500 ml से पॉलीहाइड्रोमियोज कब बोलते हैं, जब 1500 ml से ज़्यादा हो जाए। ओलिगोहाइड्रोमियोज कब बोलते हैं, जब 300 ml से ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, 800 से लेके 1000 ml तक। फंक्शन क्या होता है, फेफड़ों को समुचित रखना, बच्चे को गति प्रदान करना और उसका टेम्परेचर बनाए रखना। ठीक है, और हम इसको मापते कैसे हैं, हम इसको मापते हैं एमनियोटिक द्रव सूचकांक यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से। ओके, नेक्स्ट, प्लेसेंटा। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में निषेचित अंडे से पूर्ण विकसित गर्भ का पोषक तत्वों व अपशिष्ट संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होता है कि जो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम जो फर्टिलाइज एग उसमें जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो पोषक तत्वों एवं आपूर्ति व अपशिष्ट संरचना जो आती है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। यह निर्माण कार्य निषेचन के 8 से 10 दिन बाद प्रारंभ होकर 3 महीनों में पूरा हो जाता है। तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कब होता है, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद शुरू होता है, 8 से 10 दिन बाद, और पूरा कब हो जाता है, 3 महीने में ये पूरा हो जाता है। इसके एक और नाभिनाल निकलकर गर्भ तक जाती है। कहाँ तक, बच्चे तक जाती है। मैंने आपको दिखाया एक और तो क्या होती है, इसमें नाभिनाल होती है। दूसरी ओर क्या होती है, दूसरी ओर ये एंडोमेट्रियम में कोरियोन विलाई द्वारा जुड़ा रहता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक और तो निकल रहा है इसमें नाभिनाल, जो कि कहाँ जा रहा है, यहाँ बच्चे के पास जा रहा है। दूसरी तरफ इसमें क्या होते हैं, ये विलाई होते हैं जो किसमें धसे हुए हैं, एंडोमेट्रियम में जोड़ के रखे हुए हैं। यह गोल चिकनी अक्षति के समान होता है जो कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। मैंने आपको बताया बीच में से मोटा होगा और किनारों से पतला होगा। निषेचित अंडे के ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से बनती है। यह गर्भाशय की गुफा के ऊपरी स्थान में स्थापित होती है। तो जिस तरह से गर्भाशय है ये हमेशा ऊपरी स्थान में ऐसे में दिखेगा। वेट 500 ग्राम, लंबाई इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर, मोटापन इसमें होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज अबाउट द प्लेसेंटा। नेक्स्ट, प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या होते हैं, ये HCG प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करके रखता है। हार्मोन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, एल्ब्यूमिन व पानी आदि का आवश्यक पदार्थों का माँ एवं गर्भ के रक्त में आदान प्रदान कराता है। माँ को अनेक संक्रमणों से बचाता है। प्रतिरक्षी अवरोधक के रूप में गर्भ को नष्ट होने से बचाता है। भ्रूण परिपक्व होने पर यह हार्मोन निर्माण प्रक्रिया निरंतर बनाए रखता है। यह ईस्ट्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करता है जिससे गर्भाशय ग्रीवा मुलायम व क्रियाशील होती है। ओके, तो दिस इज अबाउट दी प्लेसेंटा फंक्शन। ये है प्लेसेंटा के कार्य। ओके, नेक्स्ट, abnormalities ऑफ प्लेसेंटा। abnormalities ऑफ प्लेसेंटा में क्या है, प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट एंड प्लेसेंटा सर्कमवैलेंट। प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट जब होता है जब उसका कोई एक भाग निकलकर कहीं दूसरी ओर जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट। ये जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है।
यह प्लेसेंटा को दूसरे या तीसरे सहायक लोब गोरखनाली के द्वारा मुख्य प्लेसेंटा से जोड़े रखता है। तो ये दूसरे या तीसरे सहायक लोब को रक्तनलिकाओं के द्वारा मुख्य प्लेसेंटा से जोड़ के रखता है। प्रसव के समय प्लेसेंटा द्वारा झिल्ली फटना संभव हो सकता है। तो इस प्लेसेंटा के द्वारा इस झिल्ली का फटना संभव है प्रसव के द्वारा, जिसके कारण प्लेसेंटा का लोब गर्भाशय के अंदर रुक जाता है। दूसरा होता है प्लेसेंटा सर्कमवैलेट। यह प्लेसेंटा कप के आकार का होता है, नाल के किनारों पर मोटी होती है, वह सफ़ेद और अपारदर्शी जैसा उठा रहता है। तो ये जो इसके किनारे हैं, ये नाल के किनारे जो हैं वो मोटे हैं और इस तरह से वाइट कलर में ये उठा रहता है। इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम बोलते हैं प्लेसेंटा सर्कमवैलेट। ओके, नेक्स्ट इज दी अबनॉर्मलिटीज ऑफ अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड की क्या क्या अबनॉर्मलिटी होती हैं? नाभि नाल विकासशील एम्ब्रियो या गर्भ के पेट से लेकर प्लेसेंटा तक जोड़ता है। तो इसमें क्या रहता है कि नाभि नाल जो होती है या अम्बिलिकल कोड होती है वो प्लेसेंटा से लेके गर्भ तक ऐसे जुड़ी रहती है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ता है। इसमें एक नाभिनाल धमनी और एक नाभिनाल शिरा होती है। ओके, यह गर्भ के लिए ऑक्सीजन और भरपूर रक्त नाभिनाल धमनियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नाभिनाल शिरा द्वारा ले जाती है। यह 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 30 से 50 सेंटीमीटर। नाभिनाल को एक बाहर से एक जेली की रूप उससे घिरा रहता है। इसको हम बोलते हैं वॉर्टेंस जेली। ओके, यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, ग्लूकोज, माइक्रोलाइट्स या एल्ब्यूमिन व पानी आवश्यक पदार्थों का मां एवं गर्भ के रक्तों में आदान प्रदान कराता है। नाभिनाल प्लेसेंटा के बिना के किनारों पर बेटलडोर की तरह लगी रहती है। तो देखिए, अगर प्लेसेंटा के किनारे पर है, वैसे तो क्या होता है नाभिनाल प्लेसेंटा के बिल्कुल बीच में से ऐसे निकल के जाती है, लेकिन अगर प्लेसेंटा के किनारे से नाभिनाल निकल कर जा रही है तो इस तरह के प्लेसेंटा को हम बोलते हैं बेटलडोर प्लेसेंटा। नाभिनाल झिल्लियों में बेलामेंटस की तरह लगी रहती है, यह प्लेसेंटा में नहीं लगती। तो कई बार क्या होता है कि जो इसकी जो नाभि नाल है वैसे तो बीच से जाती है, बीच से नहीं जाती तो साइड से जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटलडोर प्लेसेंटा। लेकिन कभी कभी जो नाभि नाल है वो इस तरह से प्लेसेंटा के साथ ही नहीं लगी रहती। ठीक है, प्लेसेंटा अगर यहाँ है तो इससे कहीं दूर इस तरह से जाके नाभि नाल उससे निकलती है। ठीक है, तो इस तरह के प्लेसेंटा को हम बोलते हैं वेलामेंटस प्लेसेंटा या वेलामेंटस। इसके बाद है नाभिनाल नुक्कल कोड की तरह गर्दन के चारों ओर लिपट जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर नाभिनाल की नॉर्मल लंबाई क्या है, वो है 30 से 50 सेंटीमीटर, लेकिन अगर नाभिनाल जो है ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो क्या होगा कि नाभिनाल जो है बच्चे की गर्दन के चारों ओर लिपटने के चांसेस रहते हैं। एक नाभिनाल धमनी सिंगल अम्बिलिकल कोड की तरह कार्य करती है। नाभिनाल में केवल एक ही नाभिनाल धमनी पाई जाती है। तो एक क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं सिंगल अम्बिलिकल कोड। तो ये जो है इसमें एक नाभिनाल और एक नाभि धमनी। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो इसकी जो नाभिनाल है इसमें दो होती हैं आर्टरी और एक होती है इसके अंदर वेन। तो अगर इसमें एक ही आर्टरी और एक ही वेन है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल अम्बिलिकल कोड। ये एक तरह की अबनॉर्मलिटी है। नाभिनाल भ्रंश यानी अम्बिलिकल कोड प्रोलैप्स गर्भाशय से गर्भ के बाहर निकलने से पहले आ जाती है। अम्बिलिकल कोड प्रोलैप्स कब बोलते हैं कि गर्भाशय में बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है लेकिन पहले कोड बाहर आ गई है, तो हम उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड प्रोलैप्स। इसके बाद होता है वैसा प्रेविया। प्लेसेंटा से नाभिनाल नक्त वाहिनी वाटन झिल्ली ढकी रहती है। नीचे के गर्भ के नीचे की ओर गर्भाशय ग्रीवा में फैलने पर यह झिल्ली फटने से गर्भ में निर्जीव कर सकती है। यह झिल्ली फट जाती है तो बच्चे को मृत्यु कर सकती है या बच्चे को निर्जीव कर सकती है। ठीक है, तो ये था अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।